जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को बारीकी से एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं और उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला टॉपिक है, ऊपर हेडिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल, ये आपको दिख रहा है केमिकल रिएक्शन एंड क्या है इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और उसका इक्वेशन को पूरा डिटेल से एनसीईआरटी बेस्ड प्लस आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पहला टॉपिक दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शन। तो बबुआ एक बात हम आगे बढ़ने के पहले समझा देना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या अंतर है? केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? वैसा चेंज जिसके चेंज होने के बाद वो वापस अपने पुनः वाली स्थिति में नहीं आ सके। जैसे दूध खट्टा हो जाता है, क्या वापस आएगा? नहीं। खाना खाए पच गया, क्या वापस आएगा खाना? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे रिएक्शन जो एक बार चेंज हो जाते हैं वापस पहले वाले स्थिति में आ जाएं, ऐसा संभव ही नहीं है। वैसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन वैसे चेंज जिसमें चेंज होने के बाद वापस हम स्थिति में आ सकते हैं पहले वाले स्थिति में, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं या फिर फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में बर्फ़ से पानी बन गया, पानी से बर्फ़ बन गया, ठीक है। इस तरह के चेंजेस को आप लोग भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। उसी से रिलेटेड ये केमिकल चेंजेज है। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पढ़ना है और उसके पार्ट्स को, और वो होता कैसे है, तो इसको हम दो पार्ट में वीडियो बांटे हैं। पहला है रिएक्शन के पहले वाले सारे टॉपिक्स और रिएक्शन के बाद वाले टॉपिक्स, क्योंकि एक साथ करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो चलिए पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ लिखा है सच प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि जब कोई सब्सटेंस, मेटल, नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं या कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जो कि पहले वाले से बिल्कुल अलग और पहले वाले का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल चेंज होता है। उस तरह के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के दो पहलू होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन के पहले वाला और एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद वाला। तो केमिकल रिएक्शन के पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिकारक। मतलब वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिसिपेट मतलब भाग लेते हैं। तो भाग लेने वाले केमिकल रिएक्शन में वो सारे एलिमेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिएक्शन के पहले भाग लेने वाले सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। मतलब तीर के बाएं साइड वाला, और तीर के दाहिने साइड का मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुका है और नया सब्सटेंस बना विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये दो पार्ट में। तो पहला आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो रिएक्टेंट बोलते हैं। चलते हैं आगे। आगे जो टॉपिक है देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है प्रोडक्ट। अभी फर्स्ट पढ़े रिएक्टेंट जो भाग लेते हैं, और इसमें क्या है? द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड। मतलब वैसे न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं एज ए रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन होने के बाद पहले पार्टिसिपेट कौन किया? रिएक्टेंट्स, और वो भाग लिया। आफ्टर रिएक्शन क्या बन गया? न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो प्रोडक्ट देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है C+O2। तो ये जो C है ये है कार्बन, आपका क्या है? कार्बन। और यहाँ पर देख रहे हैं कि O2 क्या है जी? ऑक्सीजन। O2 मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन। तो आप बताइए जब कार्बन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन एरो के जस्ट पहले वाला दोनों
कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हुआ है रिएक्टेंट। तो रिएक्शन के पहले जो पार्टिसिपेट लिए हैं वो कौन कौन है, तो कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, जो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको क्या नाम दिया गया है, प्रोडक्ट नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो भाग लेते हैं रिएक्टेंट, और आफ्टर रिएक्शन विथ न्यू प्रॉपर्टीज न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पहला, सॉरिंग ऑफ मिल्क। अभी जस्ट बताएं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो जो नया प्रॉपर्टीज बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, तो न्यू प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। लेकिन आपको बताए थे फिजिकल चेंज जो होते हैं रिएक्शन होने के बाद रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स नहीं करते हैं उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे दूध का खट्टा होना, अगर वो खट्टा हो गया या दही बन गया, क्या वापस दूध में परिवर्तित होगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए किसके रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। सेकेंड में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही अगर बन जाता है तो वापस वो स्थिति में बिल्कुल नहीं आएगा। और तीसरा है कुकिंग फूड, भोजन का पकना, जैसे आलू, गोभी, टमाटर, चावल पकते हैं, पकेगा, पकने के बाद वो वापस उस स्थिति में नहीं आएगा जब हम शुरुआत में पका रहे थे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजेस। अगला है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, जैसे हम ठूसे खाए, पेट में गया और पेट में जाने के बाद क्या होगा, पचेगा, और पचेगा तो वो डाइजेस्ट मल के रूप में, गंदगी के रूप में बाहर आएगा, ना कि फिर से हम उसको सही कर सकते हैं पहले वाले स्थिति में। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो केमिकल चेंज। और ये है पांचवा में प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, चेंजेज हो गया, इसलिए इसको हम लोग ये सारे पांचों क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंज। उम्मीद करते समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अगला टॉपिक में कुछ और उदाहरण है, फिर हम उसका करैक्टर को पढ़ेंगे, किसका, केमिकल रिएक्शन के। तो पहला सेकंड में 5 पढ़ लिए थे रेस्पिरेशन। छठा जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, मतलब उसको धूप में बाहर छोड़ दिया जाए, मतलब आउट एटमॉस्फेयर या छत पर देखते होंगे, छत के ऊपर ढलैया पे छड़ निकला रहता है, तो हवा, धूप, पानी से उसके ऊपर एक लेयर लग जाता है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना। और वो पहले वाले स्थिति में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर से वो रिएक्शन करके क्या बना लिया, उस पर लेयर, जिसको हम लोग जंग लगना, रस्टिंग बोलते हैं। इसलिए एक तरह से ये भी चेंजेज हो गया, कौन सा, केमिकल चेंज। फिर होते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल का जलना, जैसे सीएनजी का जलना, एलपीजी का जलना, पेट्रोल का जलना, जलने के बाद वापस रिवर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी एक तरह से क्या कहलाएंगे, तो केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि बर्निंग ऑफ वैक्स से रिलेटेड। तो बर्निंग ऑफ वैक्स एक तरह का केमिकल चेंज भी है और एक तरह का फिजिकल चेंज है। कैसे, तो मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलाने के बाद उसमें दोनों रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज में भी और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होता है, तो केमिकल चेंज से होता है जैसे उसको हम जलाएंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो एक नया प्रॉपर्टी के रूप में बाहर आता है, इसलिए उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। लेकिन फिजिकल चेंज कैसे हुआ, कि जब वो गर्म होता है तो पिघलता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन, फिर वो लिक्विड को हम बना के वैक्स बना सकते हैं, इसलिए उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। पहले वाले क्या हुआ, उसमें हीट प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हो गया केमिकल चेंज। लेकिन ये चेंज होने के बाद वापस वैक्स बनाया जा सकता है लिक्विड से, गला हुआ लिक्विड से, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। इस तरह बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है, तो मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज भी कहलाता है और साथ में केमिकल चेंज भी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हर कोई का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कैसा गुण है, अवगुण है, क्वालिटीज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। इसी तरह पहचानने का तरीका है कि कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है अदरवाइज नहीं हुआ है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ दिए गए हैं जिसको समझना है। पहला प्रॉपर्टीज है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि मतलब जब कभी भी रिएक्शन होगी तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो समझ में आ जाना है कि वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है
मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है तलछट, मतलब जब कभी रिएक्शन होंगे तो कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसके बॉटम पार्ट पर जाके जमा हो जाते हैं, जो इनसॉल्युबल होते हैं, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जब ऐसा कभी बने तो वो भी एक तरह से क्या होता है, केमिकल चेंज हुआ है। तीसरा है चेंज इन कलर, मतलब जब कभी भी रिएक्शन होगा तो पहले रिएक्टेंट्स कुछ अवस्था का अलग कलर होगा और रिएक्शन करने के बाद उसमें कुछ अलग चेंजेज आएगी, अलग कलर में परिवर्तित हो जाएगा। तो चेंजिंग इन कलर भी एक तरह से इंडिकेट है किसका, तो केमिकल रिएक्शन का। और उसके बाद चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई एक न्यू एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एवोपोरेट करता है, जिससे कि पता चलता है कि पहले टेम्परेचर कुछ था लेकिन रिएक्शन करने के बाद इसमें टेम्परेचर एकदम से हाई हो गया, जो इंडिकेट करता है कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई, मतलब टेम्परेचर का चेंजेज हुआ, जिसके कारण वो एक केमिकल रिएक्शन है। अगला है चेंज इन स्टेट, मतलब पहले वो लिक्विड थी, चेंज हो गया सॉलिड में, या सब सॉलिड था हो गया लिक्विड में। तो नए सब्सटेंस जब बनेंगे तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो इस तरह ये पांचों जो आप पढ़े, ये पांचों से इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, प्रेसिपिटेट का बनना, कलर का चेंजेज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, और साथ में स्टेट मतलब उसके अवस्था में परिवर्तन होना, ये अगर पांचों में से कोई भी एक दो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। इसके बाद इसमें सबसे पहले थॉट्स को पढ़ते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने प्रयासों को कभी भी कम नहीं करना। मतलब अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट बार में पास हो जाइए, सेकेंड बार में भी पास नहीं हो सकते हैं, थर्ड बार भी नहीं हो सकते हैं, 10 बार फेल होइए, लेकिन हर बार आप एक नया कुछ सीखिएगा, नया कुछ जानिएगा, ताकि आप और आगे बहुत मोटिवेट के साथ, बहुत एनर्जी के साथ और ज़्यादा अच्छे से प्रयास कर सकें। इसलिए कभी भी लाइफ में अगर कोई चीज़ की गड़बड़ हो, कोई चीज़ का फेल्योर हो, तो कभी भी झुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमेशा नदी की तरफ बहते रहना चाहिए। और अगर एक तरफ रास्ता बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ रास्ता खुलती है, इस बात को ध्यान रखना है। चलते इस मोटिवेट के साथ।